गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एमसीक्यू लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा जो भी रदरफोर्ड था, थॉमसन था, ये सब डिलीट कर दिए गए पोर्शन में। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल जैसे नाम से पता है, नील्स बोहर्स ने 1913 में इसको प्रपोज किया था। इस मॉडल ऑफ एटम का लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम मेनली इसको बोलते हैं और ये थ्योरी बेस्ड है प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स की कांस्टेंट थ्योरी पर, ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पर इसको बेस्ड है। मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम मेनली क्या है, ये इनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है। तो हाइड्रोजन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब ये इनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो H में वन, हीलियम प्लस लिखेंगे तो हीलियम प्लस का भी मतलब वन हो गया, Li+2 लिखेंगे तब भी वन आया, Be+3 लिखेंगे तब भी वन आएगा। तो दिस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम spectrum and hydrogen like element. Hydrogen like elements, those elements which have the one electron in their outermost shell. ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसमें हीलियम प्लस में इन सभी में वन वन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है? नंबर फर्स्ट, an atom has nucleus at the center and electrons are revolved around the circular path, it is called orbit. ठीक है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ये साथ रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ऑर्बिट ही बोलते हैं उसको, हम एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है बच्चों, तो इस एनर्जी लेवल को बोहर्स एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये n का मतलब nth सेल, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सेल्स, कौन सा एनर्जी लेवल है? तो En इज इक्वल टू -2.18 जूल पर एटम में निकालेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालेंगे तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किलो जूल पर मोल में लिखेंगे तो -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स थे, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। Z इक्वल टू 1 हो गया और n भी इसका 1 होता है। अगर हम हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स लेंगे तो हम ये En का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स लेंगे तो 2 पाई स्क्वायर m। अब हम यहाँ पर Z भी लिखेंगे, Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। Z स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर -1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। Z इज द एटॉमिक नंबर। ये तो हो गया एनर्जी निकालना। अगर रेडियस निकालना तो रेडियस r nth सेल का a0 n स्क्वायर। a0 की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अब Rn इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर अपॉन Z। ध्यान रखना, अगर हमें nth लेवल के R निकलना तो a0 n स्क्वायर अपॉन Z, 52.9 a0 की वैल्यू है, n स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर में ही आएगा n स्क्वायर अपॉन Z। सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट का निकालना है, जो भी शेल का निकालना है तो उसमें 1 2 3 4 हम शेल लिख देंगे और Z इज द एटॉमिक नंबर। इसी तरह जो फोर्थ पोस्टुलेट है इसका, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। MBR इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। फिफ्थ पोस्टुलेट है, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और आइदर इमिटेड। ठीक है, अगर अपना ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तब तो ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो स्पेक्ट्रम कैसा होगा? इमिशन।
यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हाई एनर्जी थी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। इस केस में क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इस केस में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो न्यू बार इज द वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। इसी फॉर्मूले से हम बहुत से क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने इस स्पेक्ट्रम को समझाया बहुत अच्छे तरीके से। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 शेल है हमारे पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर n8 से लेके n1 में आता है, ठीक है, ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, n8 से लेके n1 में आया, फिर 7 से भी 1 में आएगा, 5 से भी 1 में आ रहा, 4 से भी 1 में आ रहा, 3 से भी 1 में आ रहा है, 2 से भी और 1 से भी। ठीक है, तो ये जो भी स्पेक्ट्रम है n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सभी लाइन कहाँ पे आ रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में आ रहे हैं। और लेकिन n2 क्या है, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, इस किसी से भी ट्रांजिशन हो सकता है। तो फर्स्ट सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। फर्स्ट सीरीज को क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज की जो किस रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। ठीक है, लाइमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। n1 इज इक्वल टू 1, यानी ये फर्स्ट सेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट सेल में। और n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। सेकेंड सीरीज है बामर सीरीज। बामर सीरीज स्टार्ट यानी जब n1 ये सेकेंड सेल में स्टार, इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ पर आएंगे, सेकेंड सेल पे, सेकेंड एनर्जी लेवल में। ठीक है, और n2 क्या हो जाएगा, n2 क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8। ठीक है, ये n2 होता है। तो बामर सीरीज की जो रेंज है वो किस रेंज में है, वो विजिबल रीजन में आती है। बामर सीरीज किस रीजन में आती है, विजिबल रीजन में। उसके बाद थर्ड सीरीज है पैशन। पैशन को जैसे पैशन में क्या है, n इज इक्वल टू 3, तो n1 इज इक्वल टू 3 हो गया, n2 इज इक्वल टू 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, इस तरह हो सकता है। इस सीरीज को हम बोलते हैं पैशन सीरीज। और इसका ये किस रीजन में, IR। फर्स्ट सीरीज जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट रेज में, बामर विजिबल में, B से V याद रखना, B बामर विजिबल में। और ये तीनों पैशन, ब्रैकेट एंड फंड, ये तीनों हमारी IR रीजन में होती है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अगर फोर्थ सीरीज है तो फोर्थ सीरीज क्या है, ब्रैकेट सीरीज, तो इसमें n इज इक्वल टू 4 आएगा। और उसके बाद ट्रांजिशन इसका हो जाएगा। इसी तरह फंड सीरीज n इज इक्वल टू 5, n1 इज इक्वल टू 5 और n2 इज इक्वल टू 6 7 8, ऐसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चारों 1 2 3 4 5 सीरीज में, एक तो हमें n1 जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स सारे आ रहे हैं उसको ट्रांजिशन सारा हो रहा है वो, उसके बाद हमें n2 ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखना कि कौन सी सीरीज किस रीजन की है। ये फर्स्ट है तो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2 3 4, और इस सीरीज का नाम भी याद रखना है। फर्स्ट सीरीज लाइमन, सेकेंड सीरीज बामर, थर्ड सीरीज पैशन, फोर्थ सीरीज ब्रैकेट, फिफ्थ सीरीज फंड, सिक्स सीरीज होती है हम्फ्री, HUMPHRY, हम्फ्री बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे नहीं दर्शाया है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चंस क्या आते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी मैंने बताया न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, पीछे वाली उसमें बता दिया था मैंने। एंड E इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब वहां पर इसको बताएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली के मतलब, डी मीन्स डी ब्रोगली इक्वेशन में डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। डुअल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन या एटम या मैटर हैज ए पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, तो H इज द प्लैंक कांस्टेंट, M इज द मास एंड B इज द वॉल्यूम एंड P इज द मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है।
इसको ध्यान रखना, कैसे याद करोगे, CGXUBVIMR, ठीक है, 3 बार में बोलेंगे, CGXUBIMR। C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, UV अल्ट्रावायलेट रेज, B फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M से माइक्रोवेव एंड R से रेडियो वेव। तो हमें इस तरह याद रखना, CGXUBIMR को याद रखेंगे तो ये लैम्डा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इस साइड से इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर हम भूल जाए कि लैम्डा किधर इंक्रीज हो रहा है तो हमें विबग्योर याद रखना। विजिबल में विजिबल का रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर विबग्योर का रेंज है। तो ये लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, तो लैम्डा इस ओवरऑल लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। अगर लैम्डा इंक्रीज होता है तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इसमें हमारे पास एग्जाम में MCQ पूछ सकते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी, सबसे कम, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की। तो इस तरह हम कोई भी ऑर्डर लिख देंगे अगर हमें पता है लैम्डा किधर इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी किधर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है लैम्डा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एनर्जी को हम लैम्डा से रिलेट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2 भी आता है। डेल्टा X इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू H बाई 4 पाई। तो X क्या है यहाँ पे, लोकेशन, पोजीशन एंड P इज द मोमेंटम, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है, मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वंस, एक साथ इनको हम नहीं कर सकते, अनसर्टेन रहते हैं दोनों चीजें। अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, मोमेंटम आ रहा है, तो हम उसकी पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं, तो पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम इनको नहीं शो कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा P इज इक्वल टू M डेल्टा V लिख सकते हैं, M डेल्टा V, तो डेल्टा X इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू H बाई 4 पाई M। ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करके डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मेनली डिग्निफाई करता है, सिग्निफाई, जैसे हम किसी का एड्रेस पूछते हैं तो पर्टिकुलर किसी का, हमारा अपना एड्रेस क्या है तो हम सब चीज गली, मोहल्ला, मकान नंबर बोलते हैं। इसी तरह क्वांटम नंबर्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है वो कैसे पता चलेगी, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर सिग्निफाइज द इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजिशन, लोकेशन, एनर्जी। तो it is a set of 4 quantum numbers with the help of which we can complete information about all the electrons in an atom, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, complete information about all the electrons in an atom, that is location, किस लोकेशन पे यानी क्या सेल है, एनर्जी लेवल क्या है उसका, किस ऑर्बिटल में है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये सभी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका सिंबल होता है स्मॉल n। n इज द नंबर ऑफ शेल बोलते हैं उसको, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 होता है। सेकेंड क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। l की वैल्यू डिफरेंट होती है, l इज n-1, l की वैल्यू क्या होगी, n से कम होगी, L इज इक्वल टू n-1, n-2 एंड सो ऑन, ये भी हो सकती है, ठीक है। n-2 भी हो सकती है, n-3 भी हो सकती है, n-4 ऐसा के कुछ भी हो सकती है, लेकिन L नेवर बी n, ये चीज रखना, L कभी भी n नहीं होगा, ठीक है। L की वैल्यू n के बराबर नहीं आएगी कभी भी। इफ L इज इक्वल टू 0 देन कौन सा सब शेल होगा, S। इफ L इज इक्वल टू 1 देन P सब सेल, इफ L इज इक्वल टू 2 देन D सब सेल, देन L इज इक्वल टू 3 F सब सेल। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये वैल्यू अगर हमें ध्यान रहेंगी तभी हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। n तो पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n तो शेल नंबर हो गया, तो 1 2 3 4 5 आएगा। l के लिए क्या है, l की वैल्यू 0 होगी तो s सब सेल, 1 होगा तो p, 2 होगी तो d, 3 होगी तो f, ठीक है। तो हम इस तरह निकालेंगे, अभी किस तरह निकालते हैं हम बताएंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में क्या होता है, इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को ml से डिनोट करते हैं या m से। तो m इज इक्वल टू ये होता है -l से लेके +l तक, ठीक है। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, p ऑर्बिटल में यानी l इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू 1 होगा तो उसकी m की वैल्यू 3 आएंगी, -1 0 +1। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होगा, s की वैल्यू +½ एंड -½ +½ क्लॉकवाइज, -½ एंटी क्लॉकवाइज।
एक प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिलेट टू क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर चारों सेट उसके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर सब कुछ इक्वल होगा तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एस की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, आइदर पॉजिटिव हाफ हो जाएगी या निगेटिव हाफ हो जाएगी। देखो अगर शेल के है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। फर्स्ट सेल में एन की वैल्यू 1 आएगी। एल क्या होगा, एल इक्वल टू 0 होगा। एन की वैल्यू 1 है तो एल क्या होगी, एल इज तक क्या होगा, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n 1 ऐसा आएगी। m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। s की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है, माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1s में 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, पूरे सेल में, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसी तरह एल सेकेंड सेल एल है तो n इक्वल टू 2, इट इज द सेल नंबर, ठीक है, 2। अब 2 सेल है तो 2 सेल में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 0 और एक 1। पहले 0 में, 0 का मतलब 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड फिर 2p, ठीक है। तो l की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2s। l की वैल्यू 1 है तो 2 सेल नंबर तो 2p, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब m की वैल्यू अगर 0 है तो l की वैल्यू, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 1 है तो m की वैल्यू -1, 0, +1 होगी, क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो एक की -1, इसकी 0 और इसकी +1, इस तरह हो जाएगी। लेकिन अब इसमें एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे, एक के हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ टोटल। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है थर्ड सेल m है, m इक्वल टू 3। m इक्वल टू 3 होंगे तो हमारे पास कितने, 0, 3s ऑर्बिटल हो सकता है, 3s सब सेल हो सकता है, 3p सब सेल हो सकता है, 3d सब सेल हो सकता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे जो सेल नंबर है, ये सेल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, सब सेल नंबर है, ऑर्बिटल नंबर। अगर फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होंगे, 1s। सेकेंड सेल में 2, एक s का और एक p का। थर्ड सेल में 3, एक s का, एक p का, एक d का, ठीक है। अब इसमें देखो m की वैल्यू क्या आएगी, 0। m की वैल्यू अगर 1 है तो -1 से लेके +1 तक, -2 से लेके +2 तक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, इसमें 6 और इसमें कितने, 10। तो टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे थर्ड सेल में, 2, 8, 18। उसके बाद फोर्थ सेल है n में फोर्थ सेल है तो इसके पास 0, 4s, 1, 4p, 2, 4d, 3, 4f, ठीक है। तो 0 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन p में, फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 32। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में, जो ये बॉक्स बनाई ये ऑर्बिटल्स है, किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक प्लस साइन और एक माइनस साइन होगा। इसीलिए ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेल इन एन सेल, किसी एन सेल में अगर सबसेल पूछा है कितने होंगे तो एन नंबर। सपोज जैसे ये फोर्थ सेल है तो फोर्थ सेल में कितनी सबसेल है, 4। एक 4s, एक 4p, 4d, 4f, ठीक है। तो कितनी sp, df, चारों ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 4 सबसेल है। n इक्वल टू 3 तो 3 सबसेल है, 0, 1, 2, s, p, d। n इक्वल टू 2, 2 सबसेल है, 2s, 2p। n इक्वल टू 1, 1 सबसेल है, 1s, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ सबसेल इन द nth सेल इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1। तो l की वैल्यू कितनी, जैसे l इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो 2 × 1, 3 सबसेल, 3 ऑर्बिटल्स सबसेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स p में कितने आएंगे, 3। 2 × 1 + 1 तो 3 हो जाएंगे, इसमें 5 आ जाएंगे, इस तरह।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द nth सेल, nth सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर। अब जैसे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल है, n स्क्वायर, 1 स्क्वायर एक ही होगा। 2 सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s का और 3 p के। तो n स्क्वायर तो 2 स्क्वायर लिखेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक s का और 3 p के, इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth सेल, nth सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले याद करना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट होता है नोडल सरफेस, नोडल प्लेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0, कॉल्ड एज नोडल सरफेस और नोड्स। जैसे सपोज हमने बात की 2s को हम बनाएंगे तो 2s, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। तो 1s और 2s के बीच में एक नोडल प्लेन आएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। ठीक है, उसी को हम नोडल प्लेन को नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग क्या होगी, 0 होगी, उसको नोडल पॉइंट्स बोलते हैं। नोड्स दो टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल नोड्स और दूसरा प्लेनर और एंगुलर नोड्स। स्फेरिकल नोड को हमें निकालना हो तो n माइनस l माइनस 1 से निकालेंगे, और प्लेनर और एंगुलर नोड इक्वल टू l होगा, जो भी वैल्यू l की होगी। टोटल नोड्स इक्वल टू n माइनस 1। टोटल नोड्स के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऑब्वर्व प्रिंसिपल क्या है, ऑब्वर्व प्रिंसिपल है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो हम सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5d, इस तरह हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सबको एरो को इस तरह कर देंगे। फिर सबसे पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद इधर ऊपर जाएंगे 3d, 4p, 5s, 5s के बाद फिर ऊपर जाएंगे 4d, 5p, 6s। तो हम इस तरह देखेंगे और इसको हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल। तो अगर हमें देखना हो कि 3d और 4s में हमें देखना है n प्लस l रूल देखते हैं, तो 3d की n प्लस l वैल्यू क्या है 5 और 4s की n प्लस l वैल्यू कितनी है 5। अगर सिमिलर n प्लस l की वैल्यू आएगी, अगर डिफरेंट आएगी तो जिसकी हायर वैल्यू होगी उसी में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, अगर सिमिलर आएगी तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू n की वैल्यू को हम प्रेफर देंगे। n की वैल्यू जिसकी हायर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन वैल्यू, उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। बोथ हैव n प्लस l इक्वल टू 5, बट इन दिस केस वी सी द वैल्यू ऑफ n, तो उसकी वैल्यू एनर्जी, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किसकी, इसकी 4s की। ठीक है, तो 3d को हम पहले लिखेंगे, फिर हम 4s लिखेंगे। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में 2p3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया, फिर 8 ऑक्सीजन अगर लिखेंगे तो ऑक्सीजन में 4th इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पेयरिंग जब भी कभी भी हम पेयर लिखेंगे तो हम इसी तरह लिखेंगे। इस तरह ये नहीं लिख देंगे कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, फिर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं कर सकते हैं, या हम खाली इसमें पेयरिंग दिखा दें और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमें इस तरह ध्यान रखना होगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने पूछ लिया कि n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 का मतलब n इक्वल टू 3 का मतलब 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल में, तो m इक्वल टू 0 का मतलब 0। तो हमने ये हमारा और 3p इलेक्ट्रॉन किसमें 3p और m क्या है 0। p ऑर्बिटल में 3 वैल्यू होती है, -1, 0, +1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिटल में है px, py एंड pz। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमारे किस ऑर्बिटल में, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें एक ही m इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया डी। ये चीज हमें पूरा देखना होगा ये क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल हैज द एटॉमिक नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d8 4s2 4s2 लास्ट में 8 है, ये ध्यान रखना 28 है तो 3d8 4s2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 1s 2 2 4 6 10 2 12 6 18
वो 20 8 28 28 होगा इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ K एंड L सेल आर फिल्ड व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। K में 2 आते हैं, L में 8 होते हैं, दोनों मिला के कितने एटम हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये आंसर हो गया 10। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन एटम हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज लाइकली टू बी टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास 4 अनपेयर्ड 1 2 3 4 5। तो ये d ऑर्बिटल का ऑर्बिटल होता है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ एन एटम हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाट इज लाइकली टू बी द टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो +1/2 +1/2 +1/2 +1/2, तो कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.32 × 10⁻⁶ जूल पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्स टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, अगर n की जगह n2 कर दें, ठीक है, तो सेकेंड एनर्जी लेवल बताना है। ठीक है, तो E डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1। तो E2 क्या है हमारे पास 1/2² सेकेंड एनर्जी लेवल, और E1 क्या 1/1, तो ये 2² यानी कि 0.4 कर देंगे हम इसको, तो -3.28 आया। तो इसको माइनस प्लस कर देंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 9.48 × 10⁵ जूल पर मोल। आंसर हो गया ये डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह एनर्जी चेंज को हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 3d5 4s1। किसका हो गया 3d5 4s1। ये एक्सेप्शन केस था, मैंने बताया था क्रोमियम का। क्रोमियम में क्या लिखेंगे 3d4 4s2 होता था। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 3d5 4s1। ये करेक्ट होता है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, तो ये क्रोमियम का है। इसको ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, इसको हम इस तरह लिखते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर जंप करा देंगे और 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द, और एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलेगा साइज, स्पिन, ओरिएंटेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल। से क्या पता चलेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल। एल तो एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2, यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d9 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया तो क्या बचा 3d9 बचा। ठीक है, तो ये हो गया आर्गन 3d9। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अगर रिमूव नहीं करते तो 3d9 4s2 होता है। ठीक है, 3d9 तो 3d9 की 3d10 4s1 लिख देते हैं हम, अगर हम रिमूव नहीं करते, लेकिन हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए देन इट विल बी 3d9। तो आर्गन और 3d9, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन एन एटम NH/2π। ठीक है, NH/2π आता है इसका आंसर। व्हाट इज द इनकरेक्ट मेथड मैच्ड लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रेस सही है, वार्मर विजिबल, ब्रैकेट इंफ्रारेड, पैशन विजिबल ये गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैंने सिखाया था पिछले उसमें। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ऑफ वाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कौन सा प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल स्टार्ट आफ्टर फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। इट्स हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड है ये। आइडेंटिफाई करेक्ट मेस्ट, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2p4 2p6, फ्लोरीन इनकरेक्ट मैच लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर सी। द रेडियस ऑफ द बोहर्ट्ज ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोहर्ट्ज ऑर्बिट की रेडियस r is डिपेंड अपॉन द n स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा r is directly proportional to n स्क्वायर, बी ऑप्शन। ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बोहर्ट्ज मॉडल ऑफ एटम। पहले ही बता दिया था बोहर्ट्ज मॉडल ऑफ एटम। Assume that angular momentum of electron is quantized, ये करेक्ट है। It is applicable for any electron system, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। It fails to explain Zeeman and Stark effect, ये भी करेक्ट है।
प्रिडिक्ट द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल एटम्स, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सेम इमिशन स्पेक्ट्रा नहीं, डिफरेंट आएगा इमिशन स्पेक्ट्रा। विच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अब देखो इसमें ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं, इस तरह करेक्ट रिप्रेजेंटेशन सी है आंसर इसका। हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 तक में आए। देन व्हाट विल द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन पता करने, तो n इक्वल टू 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस में आया, एक्साइटेशन 4th में। तो हमें निकालने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n माइनस 1/2। तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 रखेंगे तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आई, 6। तो आंसर इसका 6 आया। अब देखो हम निकाल भी सकते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो फोर्थ सेल में टोटल कितनी इमिशन लाइन है, 1 से 1 में, 2 से 1 में एक ये लाइन आएगी, 3 से 2 में और 3 से 2 में। ठीक है, 2 लाइन ये आएंगे, 3 लाइन ये आएंगी, तो 3, 2, 5, 1, 6 टोटल 6 लाइन स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी। ये हमने पिछले उसमें भी बताया था। ठीक है, देखो 4 से किस में आया, 3 में आया, फिर 4 से 2 में आएगा, 4 से 4 में आएगा। ठीक है, या तो इस तरह लिख लो या इस तरह इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं इसको। तो टोटल लाइंस कितनी हो गई, 6। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, n माइनस 1/2 डायरेक्ट कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, n इक्वल टू 6 लगाएंगे तो n इंटू n माइनस 1/2, 6 इंटू 6 माइनस 1/2, टोटल 15 लाइन ऑब्जर्व हो गई। किस तरह आई, इसको मैंने यहाँ पे बताया, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 1 में ये 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह एक्स तरह 15 लाइन्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ लाइट इज इतना, द वेव नंबर एसोसिएटेड विद द लाइट, न्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा। ठीक है, हमें न्यू की वैल्यू पता है तो न्यू बार निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू फिर क्या आएगा, न्यू इक्वल टू न्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखो इस तरह निकला, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, तो न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई सी आ जाएगा। तो न्यू की वैल्यू हमें पता, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक टेंशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 विल बी प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन। ठीक है, ये मैंने भी बताया था कि मैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर आर एच 3/4 आएगा। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 3/4 जेड स्क्वायर आर एच, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू 1 बाई जेड। हियर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ध्यान नहीं, लैम्डा किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड से। सो जेड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो जेड इज द हाईएस्ट दैट हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जेड की वैल्यू किसकी, जेड अगर हाईएस्ट है तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो इसमें जेड सबसे हाईएस्ट किसका है, लिथियम कितना है, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है 4, हीलियम का 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया, लैम्डा एक्टिव प्रोपोर्शनल टू 1/जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, n इज इक्वल टू 4 है और L इज इक्वल टू 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, तो L इज इक्वल टू 3 का मतलब ये F है, तो F में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7, तो आंसर हो गया सी बी। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर होता है, तो 4r आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पूरा। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑटोमोट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो 19 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो 4s1 तो n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0,
m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +1/2। देखो कहाँ पे आ रहा है ये इस ऑप्शन में, तो दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द नोडल सरफेस इज, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p, रेडियल नोड्स इक्वल टू n-l-1, फॉर्मूला लगा दिए, 3s के लिए 2 आ जाएगा, 2p के लिए 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान, तो आंसर इज द 2 and 0। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर इन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट इन दिस He+2 में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर सी है। CO में 6 + 8 14, NO+ में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो 7 + 7 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये सेम इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 5D, किसी भी ऑर्बिटल्स में, जैसे अगर 5D में हमें पूछा है, तो 5D का मतलब ये d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3D से, तो 3D 4D 5D पूछा, तो इसमें 2 नोडल प्लेन्स आएंगे, एक ये और एक ये। अगर हमें सपोज हमें इसमें पूछा होता 4p के बीच में 4p के बीच में कितने नोडल प्लेन होंगे, उसको हम कैसे पता करेंगे, 2p, p ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम 2p, 3p एंड 4p, तो इसके बीच में भी 2 नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा, जहां से वो स्टार्ट होता है उसी ऑर्बिटल से लिखते हैं, p ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम 2p, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 नोडल प्लेन्स, उसके बीच में ये जो स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? Maximum number of unpaired, मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम में कितना होता है 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने पे 10 रहता है, तो ये लास्ट में S2P6 था, तो ये P6 पेयर्ड है। टाइटेनियम में 3D3 4S2, ठीक है, तो इसमें टाइटेनियम में 2 ये चले गए और 1 ये चलेगा, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम में 3D, वेनेडियम में 3D3 4S2, 2 ये गए, 1 ये गया, 3 निकल गए, तो इसमें भी 3D2 बचे, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। Fe का होता है 3D5 4S2, ठीक है, तो आयरन में 3D6 4S2, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आयरन के होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ठीक है, आउट ऑफ एक्सरे विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडियो वेव द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज CGX-UV-IMR, इस दर से इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज करता है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक होगी, इधर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो कॉस्मिक है नहीं, गामा है नहीं, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको देखते रहिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।